आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और मैं हूं आपके साथ राजीव सर। ठीक है बच्चों, आज मैं लेके आऊँ क्लास 11th का मॉडल सेट। ठीक है, आज लेके आया हूँ मैं क्लास 11th का ज्योग्राफी का मॉडल सेट। ठीक है, जो जैक के द्वारा जारी किया गया है। इसके द्वारा बच्चों, जैक के द्वारा जारी किया गया है वार्षिक परीक्षा 2022 और 23 के लिए। इसमें कुल जो नंबर हैं, नंबर की संख्या कितना है, पूर्णांक 40 नंबर का है। तो चलिए, जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, इनका जो है एक एक करके प्रश्नों का जो है सो अध्ययन करेंगे। पहले सामान्य निर्देश को जरा पढ़ लेते हैं। सामान्य निर्देश में क्या दिया है कि कुल 40 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। यहाँ थोड़ा सा कटिंग है, मिसप्रिंट है पीडीएफ में। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है 40 एक एक करके। और इस वीडियो में हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, है ना। इनके सभी तथ्यों का भी अध्ययन करेंगे जो यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, आंसर में है, ऑप्शन दिया हुआ है क्या अरस्तु, इराटोस्थनीज, स्ट्रेबो या फिर टॉलेमी। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों इराटोस्थनीज। यहाँ पे देखिए, इराटोस्थनीज से संबंधित एक प्रश्न और बनेगा कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति या भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो इसका सही जवाब होगा इराटोस्थनीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? इनमें से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन हिमोड़, बरखान, गोखुर झील या कंदरा। तो इसका सही जवाब होगा गोखुर झील। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिसपे गलत आंसर दिया जा रहा है, टिक मार दिया जा रहा है बरखान पर, जो कि एक गलत है। बरखान की जो स्थलाकृति बनती है वो नदी द्वारा नहीं बनती, बल्कि वो रेत के द्वारा बनती है। किसके द्वारा? रेत के द्वारा बनती है। कंदरा जो है भूमिगत जल के द्वारा बनाया जाता है। जो जिस भूमि के अंदर चूना पत्थर होता है और जल जब ऊपर से रिसता है, अंदर जाता है, तो उसके जल चूना पत्थर में क्या होता है, घुल जाता है और एक कंदरा का निर्माण, एक गुफा का निर्माण करता है। तो ये जो भूमिगत जल के द्वारा निर्मित है। हिमोड़ जो है हिमनद के द्वारा निर्मित है, लेकिन नदी के द्वारा जो स्थलाकृति निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या कहता है? आगे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे कहता है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए क्या होगा। सौर पवन बिल्कुल सहायक है, गैस उत्सर्जन सहायक है, विभेदन सहायक नहीं है, और प्रकाश संश्लेषण भी सहायक है, और निर्माण संशोधन में सब सहायक है। इसका मतलब यह है कि प्रश्न नंबर 3 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, विभेदन। यहाँ बच्चों क्या होगा? विभेदन होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे कहता है प्रश्न नंबर 4, कास्ट प्रदेशों में, कास्ट प्रदेश वैसे प्रदेश जिन प्रदेशों में चूना पत्थर की अधिकता होती है, ऐसे में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो गुलन द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखिए करके। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ दिया गया है कि 4 तो हो गया ना, हाँ 4 जो है हमारा हो चुका है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ? 1 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष पूर्व या फिर 8 अरब वर्ष पूर्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बकरी। क्यों है, क्या है, ये देखिए। इसमें क्या है ना कि जो वनस्पति है, जो प्रकृति के द्वारा या प्रकृति से, वैसे प्राणी, वैसे सजीव, ठीक है ना,
जो प्रकृति के द्वारा स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेते, निर्मित कर लेते हैं, उसे कहते हैं स्वजीवी। तो वनस्पति स्वजीवी हैं। और वनस्पति को देखिए, वनस्पति हमारा हो गया प्रथम उत्पादक, और वनस्पति को खाने वाले को बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। इसलिए हम प्रथम श्रेणी कह लो, उसको कह लीजिए, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता कह लीजिए। क्या? उपभोक्ता। बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, वनस्पति को खाने वाले को प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है, जिसमें आप समझ लिए कि वनस्पति यानी घास को, पत्तों को खाने वाले कौन कौन है, ठीक है। गाय भी है, बैल भी है, बकरी भी है, समझ, जो भी घास खाते हैं, जो भी पत्ते खाते हैं, वो सब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे द्वितीयक या फिर उपभोक्ता भी पूछता है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा? यानी प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गया? शाकाहारी हो गया, क्योंकि ये तो वनस्पति खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं वो? वनस्पति खा रहे हैं, और जो वनस्पति खाते हैं वो शाकाहारी हो गए। लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, बकरी को खा लेंगे, कौन खाएगा? शेर खाएगा, चीता खाएगा, तेंदुआ खाएगा। ये क्या कर रहा है? ये वनस्पति के खाने वालों को, उसको खा जा रहा है। तो वनस्पति को खा रहा है कौन? बकरी। और बकरी कौन खाएगा? शेर, चीता या फिर तेंदुआ। तो ये कौन हो गए? द्वितीयक श्रेणी के हो गए उपभोक्ता, ठीक है। और ये हो गए आपके मांसाहारी। क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। तृतीयक श्रेणी में वे आते हैं जो मांस भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं। ध्यान रहेगा। तो प्रथम श्रेणी का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, बकरी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो पृथ्वी के आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। उसके निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सिलिका, एल्युमिनियम, सिलिका या मैग्नीशियम, बेसाल्ट या सिलिका, या निकिल व लोहा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निकिल व लोहा का जो है निर्माण, जो इन दो तत्वों से मिलकर जो है कोर का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। 8 में क्या कहता है कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है। ए में विषुवतीय वर्षा वन जीवों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, समशीतोष्ण वन जीवों में, या भूमध्य सागरीय जीवों में। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि देखिए, विषुवतीय वर्षा, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान सबसे अधिक होता है। तापमान सबसे अधिक होने की वजह से वहां पे इवोपोरेशन सबसे अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, और सबसे अधिक वर्षा भी इसी विषुवतीय क्षेत्र में ज्यादा होता है। तो जब रोज वहां पानी गिरता है या अधिकांश वर्षा वहीं होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो वृक्ष होते हैं वो तेजी से ऊंचे बढ़ते जाते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। तो विश्व के सबसे ऊंचे जो वृक्ष पाए जाएंगे, ये विषुवतीय वर्षा वन जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है? दक्कन ट्रैप, ठीक है ना, दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है, ठीक है, पठारी भाग है ना, उसका जो किस प्रकार का उद्गार का परिणाम है? सील्ड, मिश्र, प्रवाह या फिर कुंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रवाह, ठीक है। ज्वालामुखी का जो लावा है वो निकला तो फैल गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी से बना है हमारा दक्कन ट्रैप। तो इसका होगा प्रवाह। 10वां कहता है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? ऑप्शन ए कहता है 20 डिग्री, ऑप्शन बी कहता है 30 डिग्री, ठीक है ना, ऑप्शन सी कहता है 40 डिग्री, और डी कहता है 50 डिग्री। तो भारत के देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है बच्चों, वो है आपका लगभग 30 डिग्री। 30 डिग्री पूरा नहीं है, 29 दशमलव कुछ है, तो इसलिए इसमें क्या लिखा गया है? लगभग 30 डिग्री, ठीक है ना। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 पे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मॉर्गन, कहीं के लिखा रहता है मॉर्गन, देखो इंग्लिश में सही दिया हुआ है मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, या इनमें से सभी।
तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। प्लेट विवर्तन की प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत दिया था, थ्योरी दिया था, वो दिया था इन तीनों ने मिलकर दिया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। 12 क्या कहता है? भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि की, ध्यान समझिएगा, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई, यानी अगर मैं कहूँ भारत जो है इस तरह से बना हुआ है ना, ये इस तरह से, तो भारत की जो मुख्य भूमि है इसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है, वो लंबाई कितनी है, वह लंबाई कितनी है, यही तो पूछा जा रहा है। ऑप्शन कहता है 3214, 3540, 2540 या 2933 किलोमीटर। तो सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या है इसकी लंबाई है। और पूरब से लेकर पश्चिम तक कितना है ना, 3214 तो क्या हो गया, उत्तर से लेके दक्षिण तक हो गया, लेकिन पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितना है उसका 2933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहता है, नहीं थोड़ी 13 क्या कहता है? संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, हु गैव द कन्वेक्शन करंट थ्योरी, किसने दिया? सही जवाब होगा आर्थर होम्स ने। किसने दिया बच्चों? आर्थर होम्स ने दिया संवहन धारा का सिद्धांत। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न नंबर 14 कहता है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा, सोन, यमुना या फिर चंबल? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी और सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गौन प्लेट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गौन प्लेट है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है प्रशांत महासागरीय प्लेट, बी कहता है ना उत्तरी अमेरिकी प्लेट, सी कहता है ऑस्ट्रेलियन प्लेट और डी कहता है अरबियन प्लेट। तो ध्यान से देखिए कि अरबियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है ये बड़ा प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी बड़ा प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट बड़ा प्लेट है, अरबियन प्लेट छोटा प्लेट है, और छोटे प्लेट को ही यहाँ पर गौन प्लेट कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है? देखिए बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डेल्टा ना बना करके उसके स्थान पर ज्वारनद का मुख बनाती है। ऑप्शन दिया है नर्मदा, महानदी, कावेरी और गोदावरी। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग हमारी क्लास को अगर देखते होंगे अच्छे से, तो कि भारत के जो पूर्वी तट पे है ना, पूर्वी घाट से होकर के जो नदियां गिरती है किसमें, बंगाल की खाड़ी में, ये जो है डेल्टा का निर्माण करती, ठीक है ना, सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण बनाती है। डेल्टा का निर्माण क्यों बनाती है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसको काफी लंबी दूरी समतल मैदान का करना पड़ता है, यानी कि पूरब की ओर जितने भी नदियों का जितने भी नदियां गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वे सब के सब, अधिकांश, सब नहीं कह सकते हैं, अधिकांश डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन जो पश्चिम की ओर गिरती है नदियां अरब सागर में, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जिसमें आपका सही जवाब होगा नर्मदा। ये डेल्टा निर्माण नहीं करेगी बल्कि ज्वारनद मुख जो है वो बनाती है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। 17 क्या कहता है? 17 में लिखा है कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? देखिए कठोरतम पदार्थ अगर पूछा जाए तो वैसे तो इसका सही जवाब होता है हीरा, ठीक है ना, क्या होता है? हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ, लेकिन ऑप्शन में हीरा तो दिया नहीं है। तो ये खनिज के जो समूह के जो खनिज समूहों का जो कैटेगरी है ना, खनिजों के प्रकार, उन पे अगर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर सब्सटेंस दिया हुआ, तत्व दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है कैसाल्ट दिया है, फेल्डस्पर दिया है, क्वार्टज दिया है, कोरंडम दिया है। तो इन चारों जो खनिज के तत्व हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस,
ये कौन है? ठीक है, तो सबसे हार्डेस्ट जो है वो है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज है, इसका ऑप्शन होगा सी, क्वार्ट्ज सबसे कठोर होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे कठोर पदार्थ है ये क्वार्ट्ज। प्रश्न नंबर 18 पे चलेंगे। 18 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, नागरकोइल या रामेश्वरम? सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। देखिए क्वेश्चन में सबसे दक्षिणी बोला है, सबसे दक्षिणी, तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो तो आपका यहाँ पर कन्याकुमारी है, लेकिन आपका जो अंडमान निकोबार है वो यहाँ है, ठीक है ना। तो सब चूंकि अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है और इंदिरा कोल सबसे दक्षिणी हिस्सा यहाँ पे है, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और जो जम्मू कश्मीर के पास जो हमारा हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के पास, ठीक है ना, सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसे कहते हैं हम लोग इंदिरा कॉल, ध्यान रखिएगा, उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे। 19 क्या कहता है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू, बूढ़ाबा घाघ, जोग या जोन्हा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोग जो है ना, यहाँ पे लिखा है गारसोप्पा, गारसोप्पा, यहाँ पे देखिए हिंदी में दिया हुआ नहीं है, जबकि जोग और गोरसप्पा जो है, गारसप्पा दिया हुआ किसमें? इंग्लिश में। यानी कि सबसे जो बड़ा या ऊंचा कह सकते हैं जलप्रपात है वो जोग है या फिर गारसप्पा है, और ये पड़ता है आपका कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है बच्चों? कर्नाटक में पड़ता है सबसे ऊंचा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा ये भी सवाल पूछ सकता है कि सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है ना, ऊंचा तो पढ़ लिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा होगा, तब क्या लिखेंगे आप? तो यहाँ पे होगा हुंडरू, ठीक है, जो झारखंड के रांची में पाया जाता है ना, झारखंड के रांची में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहता है? जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो जाड़े के आरंभ में यानी कि जब ठंड की शुरुआत होती है तो तमिलनाडु में वर्षा हो जाती है, कहाँ पर? तटीय प्रदेशों में। किस कारण से होती है? क्योंकि मानसून लौटती है, जब मानसून लौटती है तो यहाँ लौटती मानसून तो लिखा नहीं है, उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी मानसून ऐसे लौट रही है और ऐसे जा रही होती है वापस, ठीक है। जब आती है तो ऐसे आती है, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, बाकी डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम का नहीं है, ठीक है ना। इसका भी एक बड़ा थ्योरी है, ये मैं आपको जरा समझा देता हूँ, देखिए, क्योंकि इसका संबंध जो भी बताने जा रहा हूँ इसमें एक और क्वेश्चन नीचे बन जाएगा आपका। इक्वेटर है, पृथ्वी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, इक्वेटर से ये जो है हवाएं जो चल रही है, मानसून की हवाएं, ये जा रही होती, देखिए ये जो निचला हिस्सा है ये कौन सा? दक्षिण है, इधर का जो हिस्सा वो क्या है? पश्चिम का हिस्सा है, तो इस डायरेक्शन में जा रही होती है हवाएं। लेकिन यहाँ पर कोरियालिस बल लगने के वजह से जैसे ही भूमध्य रेखा पार करती है ये अपने दाहिने मुड़ जाती है, और दाहिने मुड़ गई और यहाँ पे भारत है, भारत में एंट्री हो गया, ठीक है, और यहाँ वर्षा हो जाती है। तो मेन जहाँ पर यहाँ पर जो मानसून हो आई है भारत में, वो कौन सी मानसून आई? तो दक्षिण पश्चिम वाली आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कोरियालिस बल लगने के वजह से, पृथ्वी का घूर्णन गति के वजह से जो हवाएं हैं वो आपका मुड़ गया दाई, इसकी ओर मुड़ गया दाईं ओर, इधर मुड़ता तो बाईं होता, लेकिन इधर मुड़ गया तो दाएं हो गया, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून, ये वाला गया इसीलिए। लेकिन जब गया यहाँ हिमालय से टकरा के पुनः जब वापस आता है उत्तर भारत की ओर जाता है, तो लौटता हुआ मानसून जब आता है बंगाल खाड़ी में घुस करके और यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा कराती है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी, देखिए उत्तर से आ रहा है और पूरब की ओर जा रहा है और आगे गया और यहाँ पे आकर के इधर वापस चला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? उत्तर पूर्वी मॉनसून। समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया होगा या पूरा आया होगा? नहीं आया होगा तो उसके लिए आपको क्लास, हमारा जो यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है चैप्टर बाय चैप्टर, उसको देखना होगा, वहाँ पे इसको क्लियर किया गया है अच्छे तरीके से। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए।
21 में लिखा है कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है। तो कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 पे चलेंगे। 23 कहता है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं। चंदन वन किस तरह वन के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए कहता है पर्णपाती वन, बी कहता है सदाबहार वन, सी कहता है डेल्टाई वन और डी कहता है कांटेदार वन। तो इसका सही जवाब होगा पर्णपाती वन। ठीक है, चंदन वन किस तरह का वन के उदाहरण है, तो पर्णपाती। पर्णपाती किसे कहते हैं, जहाँ पे पानी वर्षा अधिक होती है। ठीक है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे। क्या कहता है, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। तो उत्तर भारत में जो के मैदानी भागों में चलने वाली शुष्क और गर्म हवा चलती है उसको हम लोग कहते हैं लू। क्या कहते हैं बच्चों, लू कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, झारखंड। चलिए बच्चों, यहाँ पे एक आपको ट्रिक मैं देता हूँ कि आखिरकार कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो बस एक सेंटेंस याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा बाबू, मित्र, ठीक है, मित्र पर गमछा, ठीक है, झार, मित्र पर गमछा झार। बस आपका आंसर सारा मिल गया। देखिए कैसे मिल गया, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कैसे कैसे देखिए, कहता है सबसे पहले मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब आपको इसका आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। मित्र पर गमछा झार है ना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार कहीं नहीं आया, लेकिन आया कौन सा, झार, झारखंड आ गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे। 26 इसका तो हो गया, 25 का ए। 26 पे चलेंगे। 26 क्या कहता है, किस अक्षांश पर 21 जून को, ध्यान रखिएगा, 21 जून को दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। विषुवत रेखा पर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर, 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर। वाह, कितना बढ़िया सवाल, कंफ्यूज करने वाला। देखो ये क्या है, मान लेते हैं इसको पृथ्वी का एक हिस्सा है ना, ग्लोब है। बीच में जो रेखा है वो क्या होता है, 0 डिग्री का, इसको हम क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ पे 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश और यहाँ पे 66.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश। भाई देखो, ये जो 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री का जो दक्षिणी अक्षांश है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। अब देखिए 21 जून, जून के समय में गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, है ना। और दिसंबर जनवरी में गर्मी कहाँ पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में। दिमाग लगा लो, अपने आप बन जाएगा। 21 जून मतलब सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी। कहाँ तक जाएगी, कर्क रेखा तक। 21 जून को लंबवत किरणें कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा ना लिख करके लिख दिया 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री। तो सही जवाब क्या होगा, समझ में आ गया, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है बच्चे, कि वायुमंडल में के यहाँ नहीं होगा, में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से है। क्षोभमंडल, तापमंडल, ताप नहीं यहाँ समताप होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समताप मंडल।
मध्य मंडल या बाह्य मंडल? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। जितने भी मौसमी परिवर्तन घटनाएं होती है सब के सब क्षोभ मंडल होती है। मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक मंडल कौन सा है? ज्यादातर क्षोभ मंडल है। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? 75.2%, 78.8%, 72.2% या 71.2%? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 78.8%। प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे। कहता है इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, बी कहता है मीथेन, सी कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, और डी कहता है ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाउस गैस ये तीनों है, लेकिन डी नहीं है ऑक्सीजन। तो यही तो पूछा, ग्रीन गैस हाउस नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाईं ओर विक्षेपण होता है, किस कारण से? तो अभी मैंने बताया था ना, कोरियालिस बल की वजह से जा रहा था, इधर घूम गया, इधर दाईं ओर, इधर घूमता तो बाईं, इधर घूम रहा है तो दाईं। क्या होगा सही जवाब? पृथ्वी के घूर्णन के वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? ज्वार से संबंधित है बच्चे। किससे संबंधित है? ज्वार से। ज्वार किसके कारण उत्पन्न होता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार उत्पन्न होता है, और समुद्र का यानी महासागर का जल जो है ऊपर और नीचे जो है सो होता रहता है ज्वार के वजह से। प्रश्न नंबर 32 कहता है पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर जो जल गिर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वर्षण। सिंपल, जल के रूप में गिर रहा है तो उसे वर्षा कहेंगे, जलवायु थोड़े कहेंगे, वायुमंडल वाष्पीकरण थोड़ी कहेंगे, वाष्पीकरण तो ऊपर जाता है, नीचे थोड़ी जाता है। 33 महासागरों की औसत लवणता है 30%, 34%, 35 या 37? देखिए महासागरों की औसत लवणता पूछ रहा है, जबकि इसका लवणता रियलिटी में होता कितना है? 33% से लेकर के 37% तक होता है, 33 से लेके 37। अब इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज में क्या है भाई? 2 बढ़ जाओ 2 घट जाओ, बीच में कितना आ गया? 35 है। सही आंसर क्या हो गया? 35। जब आंकड़ा दिया हो 33 से लेके 37, तो 33 के बीच में और 37 के बीच में कितने डिजिट आ गए? 33, 34, 35, 36 और 37। कितने आ गए? 5। अब 5 आ गए, अब दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है। एवरेज का मतलब होता है मिडिल पॉइंट, 2 इधर से कटा 2 इधर से कटा, 35वां नंबर हमारा एवरेज निकल गया। कोई दिक्कत? एवरेज निकालने का सिंपल सा फंडा है, नो प्रॉब्लम। चलिए, और एवरेज निकालने के लिए से कैसे निकालते हैं? आप कहोगे सर ये क्या काट कूट दिया, 5 है ना अंतर। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। n कितना है? 5 + 1/2, 6/2, है ना, कट दिया, कितना आया? 3। तीसरा पद कितना था? 35। 35वां आपका आंसर हो गया, सर के ऊपर से गया ना। एवरेज निकालना बड़ा ही इजी है। मीन मीडियम मोड अगर आप पढ़े होंगे 10 में या 11 में इकोनॉमिक्स में, तो आपको पता चल गया होगा। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 35%। 34वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो किसी स्थान के तापमान को अक्षांश भी प्रभावित करता है, ऊंचाई भी प्रभावित करता है, समुद्र से दूरी भी प्रभावित करता है, और इनमें से सभी भी करता है। तो सही जवाब होगा इनमें से सभी। 35 नंबर प्रश्न में चलेंगे। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो खादर और बांगर जो श्रेणी आता है वो आता है जलोढ़ मृदा में। किस में आता है बच्चों? जलोढ़ मृदा में। आपका हो गया आंसर सी। 36 नंबर पे चलेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो जल जो है वो द्रव अवस्था में था, गैस में बदल गया, उसको क्या करेंगे हम? वाष्पीकरण कहेंगे। प्रश्न नंबर 37 प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दूरी का, खगोलीय दूरी का मापक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। 38वां नंबर प्रश्न में चलेंगे। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, क्या आता है? निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, इनमें सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। 39 नंबर प्रश्न कहता है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 40 पे चलेंगे। सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है, अर्थात सूर्य की किरणें या सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या ध्रुवीय क्षेत्र में। तो ध्रुवीय क्षेत्र तक तो पहुंचती नहीं, ये तो गलत। शीतोष्ण 66.5 डिग्री तक गलत, उष्णकटिबंधीय गलत। सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ प्राप्त होगा? भूमध्य रेखा क्षेत्र पर। जहां जहां से भूमध्य रेखा गुजरी है वहां पे सूर्यताप सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहां पर आपका मैंने क्या कर लिया, 40 क्वेश्चन का सारा आंसर मैंने आपको दे दिया। अब ध्यान से इसको केवल दिमाग में बसा लेना है और एग्जाम की तैयारी करते रहना है। मॉडल सेट से भी कुछ प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। इसलिए इसका जो है सो बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है। एक दो बार वीडियो को और देख लें रिवाइज करके, ताकि इसका सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। चलिए, अगर यह वीडियो हमारा पसंद लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।